अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, अभी ना जल्दी जल्दी हम रेटिना के पास पेपर्स कर लेते हैं। इसमें से 2 एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में आने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में एमसीक्यूज़ भी हैं, तो टोटल 17 नंबर का पेपर इसमें से है। तो हम जल्दी जल्दी इसकी डायग्नोसिस के पॉइंट्स कर लेते हैं और एंड में ना आपको मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन का एक जनरल पैटर्न भी बताऊँगा कि कैसे कैसे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि हमारा टाइम बच सके। सो सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉटन वूल स्पॉट्स। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं, कि जब हमारा रेटिना का इस्कीमिया होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व का इस्कीमिया होता है, तो उसके अंदर जो एक्सोप्लाज्मिक फ़्लो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाते हैं और जब हम फंडोस्कोपी करते हैं तो हमें फंडस पर वो वाइटिश फ्लफ़ी अपीयरेंस देते हैं। इनको हम कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं। अगला सवाल है, अ 30 years old non insulin dependent diabetic patient presents with hard exudates in the posterior pole. His visual acuity is 6/60 in the right and 6/36 in the left eye. अब यह ना एक जनरल रूल बताएं, जब दोनों आंखों में मसला होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई पीछे से सिस्टेमिक डिजीज़ चलेगी जो दोनों आइज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। बाद होता है ऐसा होता है ना, एक आंख में कैटरेक्ट है दूसरे में नहीं है, एक आंख में कोई कॉर्निया को मसला हो गया दूसरे में नहीं है, लेकिन जब कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगी तो वो दोनों को अफेक्ट करेगी। एक तो ये थोड़ा सा आपको हिंट मिल सकता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सोचने के लिए। दूसरा देखें, आपके डायबिटिक पेशेंट हैं और हार्ड एक्सुडेट्स मिले हुए हैं। अब ये क्लासिकल हॉल मार्क है कि अगर डायबिटिक पेशेंट आए और आपके पास हार्ड एक्सुडेट्स हों, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो उसने इन्वेस्टिगेशंस पूछी, व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस पूछी है, ये आपने याद कर लेनी है। गिव टू इन्वेस्टिगेशंस विद जस्टिफिकेशन, गिव 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन। नहीं याद करने हैं आपने, ये डायग्नोसिस मैं आपको करवाऊंगा, याद करने वाला आपने काम खुद करना है। इन्वेस्टिगेशंस का आपको मैं एंड में बता दूंगा कि जनरल कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम सब में एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरे सवाल पे आते हैं, 65 ईयर्स ओल्ड पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद ग्रेजुअल पेनलेस रिडक्शन ऑफ विजन इन बोथ आइज विच वाज नॉट इम्प्रूव्ड विद ग्लासेस। हिज ऑक्यूलर एग्जामिनेशन रिवील्ड बोथ आइज विद प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसने खुद ही बता दिया, अगर ना भी बताता तो हमें पता लग रहा है कि डायबिटिक पेशेंट है जिसको ग्रेजुअल पेनलेस लॉस है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो पेशेंट होता है ना, उसमें सडन वीएन लॉस भी हो सकता है और ग्रेजुअल वीएन लॉस भी हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, बल्कि एमसीक्यूज़ पास पेपर में आया भी हुआ है कि सडन वीएन लॉस जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में, वो किस वजह से होता है, वो होता है विट्रियस हैमरेज की वजह से। और ग्रेजुअल वीएन लॉस किस वजह से होता है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की वजह से। नेम थी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट ऑप्शन और ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन। आप देख रहे हो ना, इन्वेस्टिगेशन हर में आएगा। तो आपको मैं एंड में एक जनरल रूल बताऊंगा, बड़ा लेवल हो जाएगा। आगे चलें, 30 years old इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद न्यू वेसल्स एट द डिस्क इन द राइट आई। ही आल्सो हैड मल्टीपल हार्ड एक्सुडेट्स एट द मैक्यूलर एरिया। हिज विजुअल एकुटी 6/60 इन दैट आई। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। मैं आपको ना जनरल फीचर बता देता हूँ कि जितने भी हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिनेरियो आएंगे उनमें वो कौन सी चीज़ दे करना पूछेगा। वो 4-5 चीज़ें दे सकेगा, ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। हार्ड एक्सुडेट्स, रेटिनल हेमरेजेस जिसमें हमारे पास फ्लेम शेड भी हो सकते हैं, डॉट ब्लॉट और डार्क ब्लॉट भी हो सकते हैं, देन रेटिनल एडिमा, इसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स, ठीक है हमारे पास। फिर वो ये कह सकता है कि प्रोलिफरेशन है वेसल्स की, ठीक है। तो ये सारे फीचर होते हैं जिनसे हमें वो बताता है कि यार ये चीज़ ना जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ जा रही है, और साथ में हमें वो ये भी बताएगा कि बंदा डायबिटिक है। अब अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है, मतलब डायबिटीज़ की हिस्ट्री दे रहा है। साथ में क्या है, न्यू वेसल्स एट द डिस्क इन द राइट आई। ही आल्सो हैड मल्टीपल हार्ड एक्सुडेट्स एट द मैक्यूलर एरिया। तो मैंने आपको जो फीचर बताए हैं उसमें से 3 उसने बताए, एक तो डायबिटिक पेशेंट है, दूसरा नई वेसल बन रही हैं, और तीसरा हार्ड एक्सुडेट्स हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये क्लासिकल हॉल मार्क हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर है, अ 30 years old इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स प्रेजेंट विद डिक्रीज्ड विजन इन बोथ आइज, ठीक है। इज बेस्ट करेक्टेड विजुअल एकुटी 6/24 इन बोथ आइज। ऑन एग्जामिनेशन देर आर फ्यू हार्ड एक्सुडेट्स ऑन द पोस्टीरियर पोल। आगे ना हार्ड एक्सुडेट्स विद स्कैटर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म्स। तो माइक्रो एन्यूरिज्म्स ये एक एमसीक्यूज बन सकता है कि माइक्रो एन्यूरिज्म जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्लीस्ट क्लिनिकली डिटेक्टेबल लीजन है। जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आती है ना वो डायबिटिक रेटिनोपैथी में, वो होती है माइक्रो एन्यूरिज्म। अगर आप देखेंगे ना इसकी पैथोजेनेसिस को, तो सबसे पहले क्या बनता है, माइक्रो एन्यूरिज्म्स, फिर उसकी वजह से वो लीक करते हैं तो हेमरेज होता है, रेटिनल एडिमा होता है, हार्ड एक्सुडेट्स बनते हैं। फिर अगले स्टेप में जब ओक्लूजन होती है तो हमारे पास सॉफ्ट एक्सुडेट्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास
आर्टीरियो वीनस शंटिंग होती है और प्रोलिफरेशन ऑफ वेसल्स होती है। तो ये क्लासिकल हॉल मार्क हैं। ये 6 फीचर्स आपके जहन में होने चाहिए। जब इन 6 फीचर्स में से साथ में कुछ भी बताए और डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो तो आपका जहन जाना चाहिए डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ। तो अब यहाँ देखें, ऑन एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑन एग्जामिनेशन देयर आर few hard exudates on the posterior pole with scattered microaneurysm. There are fine arborizing vessels on the optic disc and crescent shaped pre-retinal hemorrhage along the inferior temporal vessel. देखें कितने सारे फीचर बता दिए, डायबिटीज़ भी है, हार्ड एक्सुडेट्स भी हैं, माइक्रोएन्यूरिज्म्स भी हैं और फाइन नई वेसल्स भी बन रही हैं ऑप्टिक डिस्क पे। वैसे तो ऑप्टिक डिस्क पे कोई वेसल्स नहीं होती ना, तो ये नई वेसल्स बन रही हैं। और देखें क्रीसेंट शेप प्री रेटिनल हेमरेज भी है। तो ये सारा किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ। अब वो कह रहा है इसमें दूसरा पार्ट देखें 5वें में, नेम द स्टेज ऑफ द डिजीज सीन इन दिस पेशेंट। तो अब हमारे पास 6 स्टेजेस होती हैं। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, और उसके बाद हमारे पास होती है एडवांस डायबिटिक स्टेज और बर्नट आउट डिजीज़। अब देखें, वेसल जब बन जाए ना तो वो प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। ठीक है, वेसल का बनना ये इंडिकेट करता है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में चला गया है। अब यहाँ पर आप देखो कि फाइन आर्बोराइजिंग वेसल्स ऑन द ऑप्टिक डिस्क, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा जो है वो उसमें प्रोलिफरेटिव फेज़ में चला गया है। ये जो नई वेसल बनती हैं ये बहुत ज़्यादा लीकी होती हैं, इसलिए इनसे ब्लड बाहर निकलता है और हेमरेज होता है। इसलिए उसने बता दिया है कि फाइन आर्बोराइजिंग वेसल्स हैं ऑप्टिक डिस्क पे एंड क्रीसेंट शेप रेटिनल हेमरेज है। तो मतलब थर्ड स्टेज में तो आ गया, कौन सी स्टेज में? प्रोलिफरेटिव फेज़ में। अब इससे आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा वो डिपेंड करता है कि अगले वाले फ्यूचर हैं यानी अगली होती है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, उसमें मैक्यूला इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखें उसने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि मैक्यूला इन्वॉल्व हुआ है, तो इसमें मीन्स कि अगली स्टेज में वो नहीं गया। वेसल्स तो बन गई हैं लेकिन मैक्यूला इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी कौन सी फेज़ में है? प्रोलिफरेटिव। अगर मैक्यूला इन्वॉल्व हो जाता तो वो अगली स्टेज में चला जाता। फिर अगर आगे परसिस्टेंट ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती, परसिस्टेंट विट्रिस हेमरेज हो जाता और साथ में न्यूवैस्कुलराइजेशन हो जाती, ग्लोकोमा हो जाता, न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा, तो इसका मतलब कि वो एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ की स्टेज में चला गया। और अगर फिर वो हमें सिर्फ बताता कि फाइब्रस कंपोनेंट रह गया है और वैस्कुलर कंपोनेंट रिग्रेस कर गया है, तो इसका मतलब वो हमारे पास कौन सी फेज़ में चला गया है? आखिरी बर्नट आउट में। लेकिन यहाँ पर अगली तीनों जो स्टेजेस हैं डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, एडवांस्ड और बर्नट आउट में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ वेसल्स बताई हुई हैं। और वेसल कौन सी स्टेज में होती हैं? प्रोलिफरेटिव स्टेज में। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेज है इस पेशेंट में? प्रोलिफरेटिव। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, यही स्टेजेस लिखनी है। मिडल 7वां सवाल देखें, अ मिडल एज लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटस है उसको पिछले 15 साल से। शी गिव्स द हिस्ट्री ऑफ ब्लरिंग ऑफ नियर वीएन ख़राब हो रही है। क्लासीफाइड डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायग्नोसिस नहीं पूछी उसने, सीधा सीधा क्लासीफाई पूछ दिया, वही स्टेजेस लिख देनी है। A 40-year-old insulin-dependent diabetic patient presents with progressive decrease in VN in his right eye. ठीक है, on examination there are microaneurysms and hard exudates in the posterior pole. His VL acuity is 6/36 in that eye. देखें फिर वही बातें रिपीट कर रहा है कि डायबिटिक पेशेंट है, VN डिक्रीज़ हो रही है, माइक्रोएन्यूरिज्म्स हैं और हार्ड एक्सुडेट्स हैं, तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। व्हाट आर द काजेज ऑफ VL लॉस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी? आपको मैंने बताया था सडन VL लॉस का होता है विट्रियल हेमरेज, और हमारे पास जो होता है उस क्या कहते हैं ग्रेजुअल वीएल लॉस, वो होता है मैक्यूलोपैथी की वजह से। तो फिर 4 नंबर का सवाल है, इसलिए सिर्फ ये 2 लाइनें तो नहीं लिखेंगे। तो फिर जब आप डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की स्टेज आप अंदर से पढ़ेंगे ना तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, लिस्ट 4 कॉमन ऑप्थेल्मोस्कोपिक साइंस, डिस्कस पैथोजेनेसिस, ये सारी याद करने वाले लिखने वाली हैं। डायग्नोसिस ख़त्म हो गई, आगे चलते हैं। अ 56-year-old woman comes with the history of gradual painless loss of vision in both eyes. On examination, her visual acuity is 6/60 in both eyes. Retina shows arteriovenous nipping, macular star, flame-shaped hemorrhages, and optic disc swelling. अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये जो फीचर बताए हुए हैं ये सारे हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के। ये फीचर आप कहीं अपने लिख लें, मैं आपको बता सकता हूँ ये किस तरह वो पूछ सकता है। वो आपको इस तरह भी बता सकता है, ये क्लासिकल हॉल मार्क है आर्टीरियोवीनस निपिंग। ये जो आर्टीरियोवीनस निपिंग है ना ये होती है सिर्फ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। तो ये आप अगर वो आर्टीरियोवीनस निपिंग, आर्टीरियोवीनस निकिंग कहे, जिसको हम सेलस साइन भी कहते हैं, वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। आर्टीरियोवीनस निपिंग, आर्टीरियोवीनस निकिंग, और हमारे पास वो होता है सेलस साइन, उस तरह पूछ सकता है। फिर ये मैक्यूलर स्टार खैर और में भी होता है,
वो क्लासिकल नहीं है। ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग जो है यानी पेपिल एडिमा, वो भी हाइपरटेंसिव में होता है और में भी होता है, लेकिन साथ में देखें ना आर्टीरियो वीनस निपिंग जो है क्लासिकल हाल मार्क है। इसके अलावा आपको वो क्या साइन दे के पूछ सकता है, वो यूँ कह सकता है सेलस साइन, वो कह सकता है बोनेट साइन, वो कह सकता है गन साइन, या वो यूँ कह सकता है कि जो हमारे आर्ट्रियोल्स हैं उनकी कॉपर वायर कलर अपेयरेंस हो गई है, या जो हमारे आर्ट्रियोल्स हैं उनकी सिल्वर वायर कलर अपेयरेंस हो गई है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के हैं। इनमें से कुछ भी आ जाए, साथ में ओल्ड एज है, तो ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की तरफ इशारा कर रहा है। हाउ विल यू क्लासीफाई दिस रेटिनोपैथी, डिस्क्राइब द साइंस। इसमें आप कीथ वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन जो बुक में दी हुई है ना, उसकी 4 ग्रेड्स, वो चारों के चारों यहाँ लिख देंगे। Then a 65 years old known hypertensive patient presents with sudden painless loss of vision in his right eye. Fundus examination shows dilated veins and flame-shaped hemorrhages in all quadrants. ठीक है, अब ये है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, उसके ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है एज। तो मोस्टली सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो होती है वो 55 साल के बाद होती है। तो आप यहाँ देखो 65 साल का बंदा है, तो पहला रिस्क फैक्टर मौजूद है। दूसरा हाइपरटेंसिव है, ये दूसरा रिस्क फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो ये दो उसको रिस्क फैक्टर उसके भी मौजूद हैं, ये भी आपने नोट करना होगा सिनेरियो में। फिर है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, अगर आपको कोई रेटिना का सिनेरियो लग रहा है ना, ठीक है, और सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन आ रहा है, जो हमने आफाक नईम वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है, उसमें हमारे पास जो टॉपिक रेटिना से करने हैं ना, जिनसे SCQs आते हैं, उनमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन सिर्फ 2 में है। एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, एक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, और में भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये आए ना, तो पहला जहन आपका इन दोनों की तरफ जाना चाहिए कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है। और ये देखें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के रिस्क फैक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ बस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक वेग सी डायग्नोसिस का क्राइटेरिया होगा ना। हमें हाल मार्क चाहिए सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का। वो क्या है, देखें जब आप वेन्स को आगे से ऑक्लूड कर देंगे तो वेन्स के अंदर ब्लड भर जाएगा, जिसकी वजह से वो डायलेट कर जाएंगी। तो इसलिए जब आप फंडस पे देखेंगे ना, फंडोस्कोपी करेंगे, तो आपको डायलेटेड वेन्स मिलेंगी, और ये क्लासिकल हाल मार्क होगा सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का। और दूसरा उसमें फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिलते हैं। देखें आगे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फंडस एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड वेन्स एंड फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस इन ऑल क्वाड्रेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन और डायलेटेड वेन्स और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि हमारे पास एक होता है हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन, एक होता है ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। उसमें और कुछ भी नहीं होगा, उनके रिस्क फैक्टर भी सेम होंगे, प्रेजेंटेशन भी सेम होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो फंडस एग्जामिनेशन में डायलेटेड वेन और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिली, क्वाड्रेंट्स का फ़र्क होगा। अगर वो सब क्वाड्रेंट्स में, अगर वो यूँ कहता है कि इन ऑल क्वाड्रेंट्स, फिर वो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। अगर वो कहता है हाफ ऑफ द रेटिना यानी 2 क्वाड्रेंट्स, ये हाफ ऑफ रेटिना में, फिर हेमी रेटिनल है। अगर किसी एक ख़ास क्वाड्रेंट में कहता है, फिर हम ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन लगाएंगे। तो ये 3 टॉपिक इसी से कवर हो गए। आप सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कर लोगे, बाकी 2 करने की ज़रूरत नहीं है। उनके रिस्क फैक्टर भी सेम है, ट्रीटमेंट भी सेम है, सिर्फ फंडस एग्जामिनेशन पे वो आपको एक क्वाड्रेंट चेंज करके बता देगा। तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। आगे चलें, अ 60-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विद सडन डिटोरियोरेशन ऑफ लेफ्ट आई ऑफ 2 days ड्यूरेशन। ऑन एग्जामिनेशन हिज लेफ्ट आई अपीयर्ड नॉर्मल to look at with no pupillary abnormalities. The media was cleared, यानी उसको प्यूपिल में भी कोई मसला नहीं है, मीडिया सारे क्लियर है। मीडिया कौन से, कॉर्निया क्लियर है, एंटीरियर चैम्बर क्लियर है, प्यूपिल क्लियर है, पोस्टीरियर चैम्बर क्लियर है, लेंस क्लियर है, विट्रियस क्लियर है, सारे क्लियर हैं, कहीं पर आगे कोई मसला नहीं है। इसलिए हमें पीछे हमने रेटिना पे देखा, एंड रेटिना शोज एक्सटेंसिव हेमरेज ऑल ओवर obscuring द रेटिनल वेस्कुलेचर एंड मैक्यूलर एनाटमी। वही आ गई ना बात, 60 ईयर्स ओल्ड है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ये 3 रिस्क फैक्टर हो गए। सडन डिटोरियोरेशन हो गई विजन की, और फिर ये एक्सटेंसिव हेमरेज मिल गए, तो ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गई। देखिए एक्सटेंसिव हेमरेज ऑल ओवर है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि अगर किसी एक क्वाड्रेंट में हो तो ब्रांच रेटिनल, आधा हो तो हेमी रेटिनल, पूरा हो तो फिर वो सेंट्रल रेटिनल। इसमें कहा ऑल ओवर, तो ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होगा। आगे चलें, अ 50-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। फिर सडन लॉस, हिज विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस टू 6/60 इन दैट आई
रेटिनल एग्जामिनेशन शोज द प्रेजेंस ऑफ डायलेटेड वेन्स एंड डिफ्यूज रेटिनल हेमरेज। देखें डिफ्यूज रेटिनल मतलब पूरे रेटिना पे है, विद अ फ्यू कॉटन वूल स्पॉट्स। तो ये क्या है, क्लासिकल हॉल मार्क है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का। आगे चलें, अ 70 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद सडन, फिर आ गया सडन पेनलेस विजुअल लॉस इन द राइट आई, फंडस एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड वेन्स एंड हेमरेज ऑल ओवर द रेटिना। फिर वही बात आ गई, क्लासिकल हालमार्क डायलेटेड वेन्स एंड हेमरेज ऑल ओवर द रेटिना। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, फिर आगे चलें, a 67 years old lady is a known case of essential hypertension for the last 25 years. She is also taking medication for cardiac disease. She has given the history of sudden painless loss of vision of her left eye for the last 1 day. ठीक है, she also gives history of amaurosis fugax for the last 1 week. Her vision in the left eye is no light perception and direct ophthalmoscopy shows pale optic disc, थ्रेड लाइक ब्लड वेसल्स एंड चेरी रेड स्पॉट। तो अब इसने इसमें इतने क्लिनिकल और क्लासिकल हार मार्क दिए हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन के, कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन तब होती है जब आर्टरी ओक्लूड कब होती है, जब उसमें थ्रोम्बोसिस हो या एम्बोलस हो। तो अब देखें कार्डियक डिजीज़ थी उसको, इसका मतलब कि कोई दिल का मसला चल रहा था, वहाँ से कोई थ्रोम्बस बना, वहाँ से डिसलॉज किया और आगे ऊपर आता 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 सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में फंस गया, जिसकी वजह से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूड हो गई। अब देखें कोई भी टिश्यू है वहाँ पर आर्टरी ब्लड लेके आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी टिश्यू में ब्लड सप्लाई कट हो जाए तो वहाँ पर ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, तो वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेड कलर का ब्लड आ ही नहीं रहा, वो पेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आगे यही बात वो बता रहा है। ठीक है, अब फिर एक और चीज़ आती है एमारोसिस फ्यूगस, ये देखें उसने दिया हुआ है, शी आल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ एमारोसिस फ्यूगस। एमारोसिस फ्यूगस का वर्ड जो है, इट इज़ अ क्लासिकल हॉल मार्क ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन। एमारोसिस फ्यूगस का वर्ड आप देख लो, फ़ौरन आपका दिमाग चला जाना चाहिए सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। फिर दूसरी चीज़ें क्या हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे पेल ऑप्टिक डिस्क, थ्रेड लाइक ब्लड वेसल्स एंड चेरी रेड स्पॉट। ये क्लासिकल हॉल मार्क हैं, थ्रेड लाइक वेसल्स, चेरी रेड स्पॉट एंड पेल ऑप्टिक डिस्क, ये सारे के सारे क्लासिकल हॉल मार्क हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन के। फिर आगे चलें, अ 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन हिज राइट आई। सडन पेनलेस लॉस आ गई, इसमें भी पीछे सडन पेनलेस लॉस थी। मैंने आपको बताया था कि सडन पेनलेस लॉस आ जाए, रेटिना का कोई आपको सिनेरियो लग रहा है, आपके दो की तरफ जाना चाहिए, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। फिर उनमें से आप दूसरे फीचर्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर लो। आगे चलें, हिज विजुअल एक्टिविटीज परसेप्शन ऑफ लाइट इन द राइट आई एंड 6/9 इन द लेफ्ट आई। ऑन फंडोस्कोपी अ चेरी रेड स्पॉट इज सीन ऑन द रेटिना। ठीक है, फिर वो कह रहा है गिव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेरी रेड स्पॉट ऑन द मैक्यूला। इसकी मैं आपको नेमोनिक बता देता हूँ, चेरी ट्रीज नेवर ग्रो सिंगल। ठीक है, चेरी ट्रीज कभी सिंगल नहीं रहते भाई। तो चेरी फॉर ची से चेरी, इसका पहला पहला लेटर आप याद कर लें, चेरी से सी का मतलब क्या है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन। फिर चेरी ट्रीज में टी आ जाता है, फिर टे सैक डिजीज़, फिर नेवर का एन, नेम एंड पिक डिजीज़, फिर ग्रो से गलेक्टोसेरिब्रोसाइडोसिस। उसके बाद हमारे पास आखिर में क्या है, एस सियालो सियालो, इस तरह का कोई था, डेसिस है, पता नहीं क्या है, खैर वो नेमोनिक है, वो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन सा लफ्ज़ है। आप बेसिकली अभी डायग्नोसिस पे फोकस करें, कैसे हमने कौन कौन से फीचर देख के करने हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, यही फीचर हैं। अगर आपने याद नहीं करने, ऊपर देख लें, ये लिखे हुए हैं कि एमारोसिस फ्यूगस होगा, परसेप्शन ऑफ लाइट जो है वो परसेप्शन ऑफ लाइट तक उसकी विजुअल एक्टिविटी रह जाएगी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो पेल ऑप्टिक डिस्क होगी, थ्रेड लाइक ब्लड वेसल्स होंगे, चेरी रेड स्पॉट होगा। यही सारे फीचर आप यहाँ लिख दें। और सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन आपको एंड में मैं सारी इकट्ठे करवाऊंगा। अ 70 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। देखें सडन पेनलेस लॉस, सडन पेनलेस आ गई, दो चीज़ें, रेटिनल एग्जामिनेशन रिवील चेरी रेड स्पॉट एट द मैक्यूला, तो क्लासिकल हालमार्क। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, हमारे पास कौन सी है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। फिर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, इसमें शॉर्ट नोट है, ये याद कर लेना ऐसे ही। फिर हमारे पास है रेटिनल डिटैचमेंट। A 35 years old male presents with history of flashes and floaters in his right eye 2 weeks back after a blunt trauma to the eye. It was followed by the sudden onset of seeing a black shadow in the same eye. On examination, visual acuity was finger counting and retina appeared grey on ophthalmoscopy. Left eye was normal. देखिए
रेटिनल डिटैचमेंट के क्लासिकल हार मार्क मैं आपको बताता हूँ, फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स ऑफ लाइट। ये 60% ऑफ केसेस में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट और फ्लोटर्स का लफ्ज़ उसने जैसा कि पहली लाइन में बताया, 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स, तो ये फ्लैशेस एंड फ्लोटर का वर्ड जहाँ देख लो, रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ आपका जहन जाना चाहिए। दूसरे फीचर फिर उसने क्या दिए हैं, ट्रॉमा। हमें पता है ट्रॉमा के बाद होता है, तो ये एक हिस्ट्री पीछे दी हुई है ट्रॉमा की। ट्रॉमा की वजह से रेटिना की जो दो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और फिर उससे फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ सीइंग अ ब्लैक शैडो इन द सेम आई। ये एक और हाल मार्क है, ये एक और क्लासिकल चीज़ है इसमें। क्लासिकल चीज़ क्या है इसमें कि ब्लैक शेडो नज़र आता है, ब्लैक कर्टेन नज़र आता है। आगे आपको पढ़ाएंगा, बताऊंगा कि ब्लैक कर्टेन जो है वो एक और में भी नज़र आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसमें फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फीचर आपने इकट्ठे याद रखने हैं, फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स और ब्लैक शेडो। फिर जब हम इसका विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, फिंगर काउंटिंग है, रेटिना अपीयर्ड ग्रे ऑन ऑफ्थेल्मोस्कोपी। अगर रेटिना ग्रे नज़र आए ना ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे, ये भी क्लासिकल हॉल मार्क है हमारा किस चीज़ का, ये कौन सी चीज़ होगी, ये रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये सारे फीचर आपने याद कर लेने हैं, इनसे डायग्नोसिस यही से सिनेरियो आएगा। फिर आगे कोई सिनेरियो नहीं है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। 5वां सवाल देखें, 30 ईयर ओल्ड पेशेंट डिवेल्प विद फ्लैशेज एंड फ्लोटर्स। आ गया फ्लैशेज एंड फ्लोटर। अ फ्यू डेज फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, ट्रॉमा की हिस्ट्री आ गई। ही प्रेजेंट्स इन द आउट पेशेंट विद अ ब्लैक कर्टेन इन फ्रंट ऑफ हिज आई। बताया था ना मैंने कि ब्लैक कर्टेन आएगा, फ्लैशेज एंड फ्लोटर आएगा, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ आ जाए वो रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ जाना है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, रेटिनल डिटैचमेंट। फिर आगे हमारे पास यहाँ और कोई नहीं है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टनल विजन, ये तो याद करनी है आपने। मैं डायग्नोसिस आपके फीचर्स बताता हूँ। अ 19 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले तो इसमें सिम्टम होगा नाइट ब्लाइंडनेस। जब भी आप नाइट ब्लाइंडनेस देखते हो, आपके जहन में क्या आता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ साथ दूसरी चीज़ आपने जो जहन में रखनी है वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। फिर दूसरे फीचर हम देखते हैं, उससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है। ऑन फंडल एग्जामिनेशन बोनी स्पेक्यूल्स वर प्रेजेंट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये क्लासिकल हॉल मार्क है। क्लासिकल हॉल, जब मैं कहता हूँ ना क्लासिकल हॉल मार्क, तो इसका मतलब ये तो मस्ट है ना, ये चीज़ आप देखो बस समझ जाओ कि ये चीज़ है। बोनी स्पेक्यूल्स जो है ये क्लासिकल हॉल मार्क है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा का। ठीक है, अगर आप देख लो कहीं बोनी स्पेक्यूल्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। ही गेव सिमिलर हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन अदर सिबलिंग। यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूँ कि बाद औकात वो हमें बोनी स्पेक्यूल्स नहीं बताता सिनेरियो में, वो सिंपली कह देता है कि नाइट ब्लाइंडनेस है एक बंदे को, उसके कज़न को भी थी, उसके भाई को भी थी, उसके चाचू को भी थी। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ अगर वो फैमिली हिस्ट्री देना तो भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। ठीक है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई जेनेटिक एसोसिएशन तो नहीं है ना विटामिन ए के, भाई जीन्स में रन करिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, जब वो फैमिली हिस्ट्री देना साथ में विटामिन ए की नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, तो भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा होगा। आगे चलें, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। चौथा सवाल देखें, अ 30 years old male presents with VL acuity of 6/60 in both eyes. On examination, there are pigmentary bone corpuscle in the peripheral retina. आ गया bony specules या bony corpuscles, hallmark retinitis pigmentosa का। His vision is markedly reduced at night, यानी night blindness आ गई, and he has a ring scotoma on VL field examination. ये आगे फ्यूचर में इसे सवाल पूछा भी हुआ है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में कौन सा वीएल फील्ड डिफेक्ट होता है, तो रिंग स्कोटोमा होता है, रिंग स्कोटोमा। ये तीनों फ्यूचर हाल आ गए उसके। बोनी कॉर्पसल हैं रेटिना पे, और कौन से हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है और रिंग स्कोटोमा है। ये क्लासिकल हॉलमार्क हो गए किस चीज़ के, हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा के। फिर आगे है, अ 15 year old बॉय प्रेजेंट्स विद पुअर विजन एट नाइट। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज वैक्सी पैलर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ये मैंने इतना जोर दे के क्यों कहा है, वैक्सी पैलर, ये एक और क्लासिकल हॉलमार्क है, ये नोट करते जाएं जो भी मैंने बताया। बोनी कॉर्पसल हो गया, ठीक है, उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस की फैमिली हिस्ट्री, ठीक, और साथ में फंडोस्कोपी पे एक और चीज़ होती है वैक्सी। वैक्सी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ग्रे नज़र आए फंडस तो वो होगा रेटिनल डिटैचमेंट, लेकिन यहाँ पर है वैक्सी पैलर। खाली पेल ऑप्टिक डिस्क और चेरी रेड स्पॉट, वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी था, लेकिन खाली जहाँ आ जाए वैक्सी पैलर, ये वैक्सी का लफ्ज़ अपने जहन में बिठा लें, वैक्सी पैलर आ जाए और साथ में नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ये भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। 6 का,
A 39-year-old factory worker complains of difficulty in seeing things passing by his side. History reveals that he has night blindness since childhood. Night blindness आ गई. On examination, his visual acuity is 6/18 in both eyes. Visual fields are tubular. ये भी क्लासिकल हॉल मार्क है. Visual fields are tubular. ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, एक सवाल पूछा हुआ है, टनल विजन क्या होती है. वो इसी चीज़ को ही कहते हैं कि ट्यूबुलर फील्ड ऑफ विजन, ट्यूबुलर डिफेक्ट्स होते हैं विजुअल फील्ड्स में. तो फंडस शोज वैक्सी पेल डिस्क आ गया. Attenuated vessels and bone corpuscle type of pigment dispersion in the mid peripheral fundus. तो classical hallmark retinitis pigmentosa. आगे चले. A 20 years old male complained of night blindness since birth. His visual acuity has been gradually reducing, especially in the dark. यानी night blindness हो रही है. His visual acuity at present is 6/12 both eyes and he wears -2.5 diopter glasses both eyes. His maternal uncles have the same problem but his फीमेल सिबलिंग्स आर ऑल राइट. मैंने आपको कहा था कि नाइट ब्लाइंडनेस के साथ अगर फैमिली हिस्ट्री दी हो तो वो भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, क्योंकि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है. ठीक है. अ 2 year is brought to the outpatient department with leukocoria and esotropia in the right eye. The parents have noticed that the disease is progressing rapidly and they are very concerned as his elder brother died few years ago at the same age. ठीक है. अब ये है हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा. ये अगला टॉपिक है. एक सवाल उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है ना, वो 3 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट करता है. जो पहले लाइफ के 3 ईयर्स होते हैं उनके अंदर अंदर प्रेजेंट करते हैं. तो आप देखें 2 ईयर का बच्चा है. फिर है ल्यूकोकोरिया एंड इजोट्रोपिया. जो उसकी पहली स्टेज होती है ना, उसमें ल्यूकोकोरिया और इजोट्रोपिया होता है. अभी आप देखो कि ल्यूकोकोरिया हमारे पास कंजेनिटल कैटरैक्ट में भी हो रहा था. ठीक है. कंजेनिटल कैटरैक्ट क्यों नहीं हो सकता? फिर देखो कि उसके भाई को भी सिमिलर हिस्ट्री है. ठीक है. तो ये रेटिनोब्लास्टोमा की हेरिडिटरी हिस्ट्री भी होती है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है. और फिर उसका बड़ा भाई भी जो था वो इस प्रॉब्लम की वजह से मर गया था. अगर उसको कंजेनिटल कैटरैक्ट होता, सोचें तो कंजेनिटल कैटरैक्ट कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से बच्चा मर जाए. तो ये ट्यूमर की तरफ ही जा रहा है. ल्यूकोकोरिया, इजोट्रोपिया, 2 साल का बच्चा है, फैमिली हिस्ट्री है और वो मर गया था. ये सारे फीचर इंडिकेट करते हैं कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है. आगे चलें. अ 40-year-old फीमेल प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ नाइट विजन यानी नाइट ब्लाइंडनेस. हर ग्रैंड मदर आल्सो हैड सिमिलर कंडीशन. मैंने आपको बताया था ना कि अगर नाइट ब्लाइंडनेस के साथ फैमिली हिस्ट्री हो तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. आगे चलें. अ 20-year-old मैन प्रेजेंट्स विद नाइट ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? ठीक है. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो बर्थ से तो नहीं होगी ना. अब ये क्या है? बर्थ से अगर नाइट ब्लाइंडनेस आ रही है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. अगला सवाल भी वही है. यंग मैन प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ. वही हो गया. अ 1-year-old boy complains of night blindness which is progressive in nature. His father and uncle have difficulty at night vision. आ गई फैमिली हिस्ट्री नाइट ब्लाइंडनेस की. ऑन एग्जामिनेशन फंडस को बोनी स्पेक्यूल्स हॉल मार्क विद पेल डिस्क एंड नैरो वेसल्स भी हॉल मार्क. तो ये क्या हो गया? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. ठीक है. यू सी एन 18 years old boy विद हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस फ्रॉम बर्थ. मैंने कहा था ना, बर्थ से अगर नाइट ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. आखिर में हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा है, एक आया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ. A mother brings her 2 years old child in IOPD with leukocoria of right eye. ठीक है. ल्यूकोकोरिया. B scan shows intraocular mass with calcification. ये क्लासिकल हॉल मार्क है कि बी स्कैन पे हमें इंट्राऑक्यूलर यानी एक ट्यूमर है ना आँख का, तो आँख के अंदर एक मास मिलेगा और उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है. तो लेफ्ट आई आल्सो हैड वाइट प्यूपिल फॉर विच इट वाज न्यूक्लिएटेड मंथ्स बैक आफ्टर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन. यानी उसको लेफ़्ट आई में भी ये मसला था जिसकी वजह से हमने उसको न्यूक्लिएट कर दिया. न्यूक्लिएट होता है हमने आई बाल को रिमूव कर दिया. तो ये क्या होगा आप खुद ही बताएं. 2 साल का बच्चा है, ल्यूकोकोरिया है और क्लासिकल हॉल मार्क दिया हुआ है इंट्राऑक्यूलर मैस विद कैल्सिफिकेशन. तो ये रेटिनोब्लास्टोमा है. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसकी डायग्नोसिस ख़त्म हो गई. अब मैं आपको ना जनरल इन्वेस्टिगेशन का एक रूल समझाता हूँ. देखें, आई के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, आप उसका सिम्टम पकड़ो, ठीक है, और उसको फिर लिखते जाओ. लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऊपर है यहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखें. ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फंडस. अब देखें फंडस की उसने एग्जामिनेशन की है, ठीक है. तो फंडस की एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प, बायोमाइक्रोस्कोपी. तो ये 3 आपको यहाँ से समझ आ गई. जो चीज़ उसने सिम्टम उसके आपको पता होने चाहिए ना, फीचर जो क्लासिकल हॉल मार्क्स हैं, वो हम कैसे देखते हैं? तो आप खुद उसका बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल
अब वो कह रहा है कि एक बंदा है, जैसे ऊपर हमने किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि सडन पेन, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ 60-year-old मेल प्रेजेंट विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ वीएन, पेनलेस लॉस, वीएन लॉस हो गई है। अब वीएन किसी की लॉस हो जाए हम कैसे चेक करते हैं? हम वीएल इक्विटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम उसके अलावा जो पेरीमेट्रिक चेक कर लेते हैं वीएल फील्ड डिफेक्ट के लिए। तो जो सेंस बनाएं, अगर आपको नहीं आता ना कोई इन्वेस्टिगेशन, तो आप एक सेंस बनाएं कि यार इसका ये मसला होता है, तो ये मसला हम ऐसे चेक कर लेते हैं। ये जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं आई के अंदर, वो कुछ आप देख लें तो ये वो हर एक में आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको ना जनरल इन्वेस्टिगेशंस बता देता हूँ जो हम रेटिना के चैप्टर में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी रेटिना के चैप्टर में ना मैंने आपको 5 डिजीज़ सबसे पहले जो पढ़ाई हैं वो क्या हैं? डायबिटिक, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, रेटिनल डिटैचमेंट। इन सब में हम जो है वो जनरल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो सब में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही इन्वेस्टिगेशन है। अभी जो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताने लगा हूँ ये आप कहीं लिख लें, ठीक है। 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन, एक है जनरल, एक है ऑक्यूलर, यानी हम जनरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। काज को सपोज कर लें, मैंने आपको बताया था अब डायबिटिक रेटिनोपैथी है ना, तो मतलब हम डायबिटीज़ को चेक करेंगे। डायबिटीज़ को चेक करने के लिए 4-5 टेस्ट हैं, जहाँ भी डायबिटीज़ किसी का काजिटिव फैक्टर हो, ये 4-5 फैक्टर आप ऐड कर दें। फॉर कौन सा? ब्लड शुगर, यूरिन एनालिसिस, HbA1c, LFTs, RFTs, ठीक है। ये शुगर के हो गए। हाइपरटेंसिव तो हम ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। हाइपरलिपिडीमिया और एथीरोस्क्लेरोसिस के लिए हम क्या है, हम लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हम कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो भी लाइक CBC करा लेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ चेक कर लेंगे, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA चेक कर लेंगे। तो ये सारे जनरल जो हैं ना, ये आप हर में एडजस्ट कर सकते हैं इन पाँचों की पाँचों डिजीज़ में जिनका मैंने आपको बताया। फिर है ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन। ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन में हमने फंडस देखनी है, हमने फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करनी है और हमने ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंडोस्कोपी करेंगे, फंडस देखेंगे। फंडस हम 3 तरीके से देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी, हो गया। फिर हम फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करवाते हैं, हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कराते हैं, हम वीएल एक्विटी चेक करते हैं, हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, क्योंकि हमने पूरी आई की इन्वेस्टिगेशन करनी है ना। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन इन पाँचों की पाँचों डिजीज़ में आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी? डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है, और रेटिनल डिटैचमेंट। एक याद आ गया, हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी चेक कराते हैं टोनोमीट्री से। अब मैं आपको बता देता हूँ एंड में जो हमने किया है ट्यूमर की इन्वेस्टिगेशन, रेटिनोब्लास्टोमा की। अब देखें कोई भी ट्यूमर होना बॉडी, उसकी जनरल इन्वेस्टिगेशन हैं। एक्सरे, प्लेन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और आई का अल्ट्रासाउंड क्या होता है? A स्कैन, B स्कैन। तो ये 2 चीज़ें हो गई। CT स्कैन, MRI, बायोप्सी, ये इन्वेस्टिगेशन है किसी भी ट्यूमर की। कोई भी ट्यूमर आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, यही इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो रेटिनोब्लास्टोमा की भी की यहाँ होंगी, यही इन्वेस्टिगेशन होगी सेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ और हैं, क्योंकि ये आई का है ना, तो हम क्या करेंगे, हम टोनोमीट्री से इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्लोकोमा होता है ना रेटिनोब्लास्टोमा में। अब फीचर आपको पता होंगे तो आप खुद बना सकते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्लोकोमा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टोनोमीट्री से ओपन एंगल वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक कर लेंगे। इसमें स्यूडो हाइपोपायन होती है, यानी पस लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर चैम्बर में। तो हम फिर एंटीरियर चैम्बर की एग्जामिनेशन कर लेंगे हैंड हेल्ड स्लिट लैम्प से। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर लेंगे अंदर देखने के लिए, ठीक है। फिर हम कॉर्निया का डायामीटर मेजर कर लेंगे। ये 4 इन्वेस्टिगेशन हैं रेटिनोब्लास्टोमा की। और बाकी चूँकि ट्यूमर है तो फिर इन्वेस्टिगेशन बाकी वही होंगी, प्लेन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो कि आई का A स्कैन और B स्कैन होता है, CT स्कैन, MRI और एंड में बायोप्सी। बाकी हमारी रह गई ये है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, ठीक है। तो आपको मैंने इतने फीचर बता दिए, आप कोई एक दे के आप खुद इसमें से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको VN लॉस हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम VL एक्विटी चेक करेंगे। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि रिंग स्कोटोमा होता है, VL फील्ड में डिफेक्ट होता है, तो हम फिर VL फील्ड डिफेक्ट के लिए पेरीमेट्री करवाएंगे। फिर इसमें मैंने बताया था कि फंडस में आपको बोनी स्पेक्यूल्स मिलती हैं और ब्लड वेसल्स मिलती हैं थिन, और साथ में आपको और भी मैंने कुछ बताया था मैक्यूलोपैथी होती है, ठीक है। तो ये सारे कौन सी चीज़ें हैं, ये फंडस की हैं। तो हम फंडस कैसे देखते हैं? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी।
तो ये आप खुद इन्वेस्टिगेशन सारी एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें। इसके अलावा हम इसमें 2 चीज़ें और करवाते हैं, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम और इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है।